बड़ी बात कही that reservations on the basis of religion will be the last nail in the coffin of the constitution. प्रधानमंत्री जी, आपकी इकोनॉमिक एडवाइजरी काउंसिल ने एक रिपोर्ट दी है, मुझे बहुत इंटरेस्टिंग लगी, जिसके कहा गया कि पूरे दक्षिण एशिया में सबसे ज्यादा मेजॉरिटी के पॉपुलेशन कम हुई है भारत में 7.8% से, यानी कि हर दशक में 1% हिंदू पॉपुलेशन कम हुई है, मगर कोई मेजॉरिटी इन डेंजर की बात नहीं करता। ये आप उससे जुड़ा हुआ सवाल, ये मुस्लिम्स इन डेंजर और माइनॉरिटीज इन डेंजर की बात कही जाती है, और मैं आपसे सीधा सवाल करना चाहता हूं कि ये आपके छवि पर अटैक करने की कोशिश है? इज इट टू टारगेट नरेंद्र मोदी और इज इट एट अ नेशनल इंटरनेशनल लेवल ऑल्सो टू अफेक्ट आवर रिलेशनशिप विद गल्फ कंट्रीज? क्योंकि आपने जिस तरह से एक ऐतिहासिक कदम उठाई है मिडिल ईस्ट के नेशन के साथ, जो नया संपर्क बनाया, क्या उस पर अटैक है या आप पर पर्सनल अटैक है? पहली बात है, ये मोदी का विरोध करने में इतना संतुलन खो चुके हैं कि वे मर्यादाएं ला करके उनकी बातों से देश का भी नुकसान हो रहा है, ये समझ नहीं पाते, या तो जानबूझ करके कर रहे हैं। जहाँ तक ये रिपोर्ट की आप बात करते हैं, जो मेरी जान में आया है, उन 1950 से लेकर के 2015 यानी 50 से 2015 तक का उन्होंने चीज़ों का एग्जैक्टली अब बिल्कुल स्टडी किया, और करीब 170 कंट्रीज का स्टडी किया गया जी। ये सिर्फ कुछ भारत का स्टडी के लिए, और इस स्टडी इस बात पर ही है इस दौरान माइनॉरिटी में क्या बदलाव आया, इस विषय पर था। क्योंकि लोग कहते हैं भाई दुनिया में माइनॉरिटी को दबाया जाता है, ये दुनिया की बात होती है। इससे मोटा मोटा आकलन लगता है कि देश में कुल मिलाकर के किस देश में माइनॉरिटी की क्या स्थिति है, चाहे वो अफगानिस्तान हो, श्रीलंका हो, बांग्लादेश हो, पाकिस्तान हो। ये रिपोर्ट कह रहा है कि इन सब देशों में माइनॉरिटी की संख्या कम हुई है, जनसंख्या कम हुई है। अकेला इन सारे क्षेत्रों में हिंदुस्तान ऐसा है कि जहां माइनॉरिटी की संख्या बढ़ी है। और इस स्टडीज में दो चीजें उभर करके आई हैं। एक 1950 से 2015 के बीच में भारत में, ये विभाजन के बाद की बात मैं कर रहा हूँ, 50 से बाद की बात कर रहा हूँ, 1950 से 2015 के बीच हिंदुओं की संख्या 7.8%, करीब 8% कम हुई है, जबकि माइनॉरिटी की 43% बढ़ी है। मैं इसके मायने नहीं निकाल रहा हूं, लेकिन जो परसेप्शन क्रिएट किया जा रहा है वो पूरी तरह गलत है, वो सिद्ध हो रहा है। इसके जिसको जो मीनिंग निकालना ही निकाले, मुझे मीनिंग नहीं निकालना है। अगर फैक्चुअल ये है तो भारत में माइनॉरिटी के साथ अन्याय है, भारत में माइनॉरिटी को दबाया जाता है, भारत में माइनॉरिटी की आवाज नहीं है। ये सारे जो नैरेटिव हैं, उन सब लोगों ने 170 कंट्रीज के स्टडी के बाद एकेडमिक रिपोर्ट को कम से कम स्वीकार करते हुए भारत पर जो ये आरोप लगाए जाते हैं, जो एक नैरेटिव क्रिएट किया जाता है, एक जो परसेप्शन बनाया जाता है, मेहरबानी करके वो ये से थोड़ा सत्य स्वीकार करें और इस नैरेटिव से बाहर आए। भारत सर्वजन हिताय सर्वजन सुखाय वसुधैव कुटुंबकम की भावना को लेकर चलने वाला देश है, जिसने दुनिया में, हम समृद्ध देश थे तब भी, कभी भी दुनिया में किसी का लूटा नहीं है, हमने कभी किसी की जमीन तक नहीं छीनी है। ये महान संस्कृति के हम वारिस हैं, और हम पर ऐसे इल्जाम लगे। अब हकीकतों के आधार पर सिद्ध हुआ है कि हाँ, हम वैसे ही महान है। लेकिन हिंदुओं की संख्या कम होना, तो नंबर ऑफ हिंदू कम होना वो मुद्दा नहीं है जी। एक महान कल्चर जो सर्वसमावेशक है, जो एक प्रकार से भविष्य में दुनिया को संतुलित रखने का कैटलिक एजेंट बन सकता है जी, क्योंकि वो किसी का दुश्मन नहीं है। अगर वो कम हो जाएगा, वो एकदम माइक्रो माइनॉरिटी हो जाएगा, तो वो इन्फ्लुएंस ही नहीं कर पाएगा।
अगर वो इन्फ्लुएंस नहीं कर पाएगा तो दुनिया का नुकसान होगा। तो आज दुनिया के लिए चिंता ये होनी चाहिए कि इस महान परंपरा और उदार चरित्र जो वसुदेव कुटुंबकम वाले मानने वाले हो, उनकी संख्या बढ़े कैसे, ये दुनिया ने चिंता करनी चाहिए। प्रधानमंत्री जी, स्पीड ऑफ चेंज बहुत फास्ट हो रही है। 2-3 साल पहले आपने जब विकसित भारत की बात कही थी, तो स्पीड ऑफ चेंज आप देखें 5-6 साल में बहुत ज़्यादा हुई। इससे जुड़े हुए 2 सवाल मेरा है। पहले तो आपकी जो स्लोगन है रिफॉर्म, परफॉर्म और ट्रांसफॉर्म, ये कॉर्पोरेट स्लोगन होती है, परफॉर्म और पेरिश। आप नहीं कहते परफॉर्म और खत्म हो जाओ, आप कहते हैं रिफॉर्म, परफॉर्म और ट्रांसफॉर्म। इस पर आप, मैं चाहता हूँ थोड़ी सी आप इसको एक्सप्लेन करें कि ये विपक्ष कहता है ये सब मोदी जी के स्लोगन्स हैं, मगर आप इसको मैं बहुत सोच समझ करके बोलता हूँ ये, और मैं नारेबाजी करने के लिए देश ने मुझे यहाँ नहीं बिठाया है, वरना तो मैं कहीं कॉपीराइटर बन जाता जी। ऐसा है, जब मैं रिफॉर्म कहता हूँ तो ये पॉलिटिकल लीडरशिप की जिम्मेवारी है कि वो हार्ड डिसीजन ले, रिफॉर्म के लिए तैयारी रखे, जो डेमोक्रेसी में कठिन माना जाता है और राजनेता भी बच करके चलते हैं। तो रिफॉर्म ये इनकी जिम्मेवारी है, परफॉर्म ये ब्यूरोक्रेसी की जिम्मेवारी है। जो रिफॉर्म हुआ, इन द लाइट ऑफ दैट न्यू रिफॉर्म्स परफॉर्म करना होता है ब्यूरोक्रेसी को, और देश ट्रांसफॉर्म होता है। ये बहुत सिस्टमेटिक सोची हुई चीज मैं बोला हूं, लेकिन मैं कम शब्दों में बोल दिया इसलिए उसकी कीमत नहीं है। तो रिफॉर्म इससे हार्ड कोर पॉलिटिकल रिस्पॉन्सिबिलिटी है, इलेक्टेड बॉडी की रिस्पॉन्सिबिलिटी है। परफॉर्म प्योरली ब्यूरोक्रेटिक सिस्टम गवर्नेंस की जिम्मेवारी है। एंड ट्रांसफॉर्म जनता जनार्दन के कोऑपरेशन से होता है। जनता अगर जुड़ती नहीं, कितना ही रिफॉर्म करो, जनता अलग है तो भी ट्रांसफॉर्म नहीं होता है। जनता को स्वच्छता का अभियान ये तब सफल होता है जब जनता जुड़ती है। तो रिफॉर्म, परफॉर्म, ट्रांसफॉर्म, लीडरशिप, गवर्नमेंट सिस्टम एंड जनता जनार्दन, ये त्रिवेणी जब मिलती है तब परिणाम आता है। तो इसके पीछे मेरा एक बहुत बड़ी सोच है। अब देखिए, मैं उदाहरण देता हूँ, ऐसे ही नहीं हुआ है रिफॉर्म, परफॉर्म, ट्रांसफॉर्म। अब मैं सरल जो सामान्य चर्चा में और हिंदू और गालियाँ दी जाती है कि पीएसयू को ताला लगा देंगे, तब मैं जरा उसी का उदाहरण देता हूँ। देखिए, हमारे देश में जो सरकारी कंपनियां हैं, 60 वर्षों तक कांग्रेस ने सरकारी जो कंपनियां बनी उनका संसाधनों का उपयोग अपनी होटल बुक करने में, विमान किराए पर करने, इन्हीं चीज़ों में खर्च किया है जी, बर्बादी करती है। 2009 का सीएजी का रिपोर्ट है जी। सीएजी ने हमारे पीएसयूज के लिए कहा, सरकारी कंपनियों के लिए कहा कि मिस मैनेजमेंट की वजह से 68 सरकारी कंपनियां बर्बाद हो गई थी। 60 साल में ये 68 कंपनियां। जब मैंने आकर के देखा तो मैंने सरकारी कंपनियों और सरकारी बैंकों से पहला निर्णय किया, कोई पॉलिटिकल इंटरफेरेंस नहीं चलेगा। पॉलिटिकल इंटरवेंशन है, लेकिन पॉलिटिकल इंटरवेंशन होना चाहिए। आइडियाज, विचार, नयापन, वो जरूर आपको कहना चाहिए। यानी परिस्थितियों से भागना नहीं चाहिए, इंटरफेरेंस नहीं होना चाहिए। आप मेरा ये करो, मेरा करो। मैंने कह दिया, जैसे मैंने कहा भाई, ये मानो मंत्री क्या, पॉलिटिकल सिस्टम क्या करती थी कि खुद को एक मोबाइल मिलेगा सरकारी व्यवस्था से, और 3 पीएसयू उसके डिपार्टमेंट थे, उनके 3 मोबाइल लेगा। सरकार एक गाड़ी देगी, हर पीएसयू से एक गाड़ी रखेगा अपने बच्चों के लिए। ये सारे खेल बंद होने चाहिए। मैं छोटी चीज़ें बताता हूँ, इससे समझ आएगी कैसे बड़ी चीज़ें बड़ी बड़ी होती है। मैंने उनसे कहा भाई देखिए, आप शेयर होल्डर्स के साथ कमिटेड हैं, आपको शेयर होल्डर्स का भी हित देखना है। आपकी कंपनी आगे बढ़ेगी तो शेयर होल्डर्स का हित बढ़ेगा। पहले और अब के आंकड़े जो हैं, आप हैरान हो जाएंगे जी। 2014 में सरकारी कंपनियों का ग्रॉस रेवेन्यू करीब 20 लाख करोड़ रुपया था, और ये मैं देश आज़ाद हुआ तब से लेकर के बताता हूँ। 2024 में सरकारी कंपनियों का ग्रॉस रेवेन्यू 38 लाख करोड़ है, यानी करीब करीब डबल। उसी प्रकार से सरकारी कंपनियों की नेट वर्थ 2014 में लगभग 9 लाख करोड़ थी।
मेरे आने से पहले 9 लाख करोड़। आज 2024 में नेट वर्थ 18 लाख करोड़ है जी। तो 18 लाख करोड़ रुपया सभी सरकारी कंपनियों का टोटल मार्केट कैप 225% बढ़ा है। मार्केट कैप 225% बढ़ना, जब दुनिया की इकोनॉमी नीचे जा रही है तब। 2009 टू 2014 इसके शेयर 6% गिर गए थे वैल्यू। आज सरकारी कंपनियों के स्टॉक बहुत बेहतर प्रदर्शन कर रहे हैं, यानी जिसके आप ऐसे ही सरकारी बैंकों का हाल क्या था साहब? फोन बैंकिंग घोटाले की वजह से सरकारी 2008 में तो सबसे ज्यादा हुआ। बैंकों की हालत एकदम से, यानी दुनिया का विश्वास, जब आपकी बैंकिंग सिस्टम चरमराता है ना, जब बैंक सिस्टम चरमरा जाए दुनिया का विश्वास उठ जाता है। भारत में बैंक के रुपये कम गए उतना नहीं, पूरी दुनिया हमारे साथ जुड़ने को तैयार नहीं होते। मैं 14 में ये मुसीबत अनुभव करता था। 21 में से 11 बैंकें आरबीआई की निगरानी की सूची में थी, उसको डे टू डे मॉनिटर करना पड़ता था। आईबीसी कोड, कैपिटल इन्फ्यूजन, मैंने काफ़ी पैसे डाले, सरकारी टैक्स पेयर के पैसे डाले, क्योंकि मुझे देश को बचाना था। हमने ये जो भ्रष्टाचार और जो फैन बैंकिंग था वो सारा खेल फिर बंद करवा दिया। 1 लाख करोड़ से ज़्यादा आज बैंकों का प्रॉफिट है, और इन बैंकों का जन्म हुआ तब से लेकर आज उनका हाईएस्ट प्रॉफिट है जी भारत की बैंकों का। एनपीए लगातार कम हो रहा है जी, यानी जो लेकर के भाग जाने वाली संख्या है वो लगातार कम होती जा रही है। ये सब रिफॉर्म, परफॉर्म, ट्रांसफॉर्म के उत्तम उदाहरण मैं बता सकता हूं। मैं ये उदाहरण इसलिए बताता हूं ताकि फाइनेंशियल वर्ल्ड या इकोनॉमी का वर्ल्ड जो है वो इन्हीं चीजों से समझ पाता है, इसलिए मैंने उदाहरण ये दिया। आम